और जिस मुख्य संकेतक का मैं अमेरिका के लिए उल्लेख कर रहा था, अर्थव्यवस्था, फेडेक्स बिनोय। तो अगर आपने इसे नहीं देखा है तो फेडेक्स ने 2025 के बाकी समय के लिए इन एक गंभीर चेतावनी दी है। उनके शेयर पूरी तरह से गिर गए। लेकिन चलिए एक सीएनबीसी लेख पे चलते हैं और इसे देखते हैं। मुझे लगता है कि यह कल का है और आज हमारे पास ये फेडेक्स है। लूप कैपिटल में इसे डाउनग्रेड किया गया है, जो इसे एक बहुत ही खराब मंदी का स्टॉक कहता है। तो बादशाह, आप में से जो लोग मुझ पर आते हैं और कहते हैं ओ कयामत और अंधकार और ब्ला 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 ब्ला, दोस्त, मैं यहां सिर्फ संदेशवाहक को मत मारो। अगर आप इसे उठाना चाहते हैं तो लूप कैपिटल के साथ उठाएं। मैं सिर्फ वही रिपोर्ट कर रहा हूं जो मैं देख रहा हूं। मैं सिर्फ उलटी वक्र रिपोर्ट कर रहा हूं। मैं सिर्फ गाने का नियम रिपोर्ट कर रहा हूं। मैं सिर्फ इन सभी तथ्यों को रिपोर्ट कर रहा हूं। आप ये नहीं कह सकते कि मैं आपको ऐसे डेटा पॉइंट्स दे रहा हूं जो मौजूद नहीं है ना? मैं यहां सिर्फ निष्पक्ष रहने की कोशिश कर रहा हूं और हमारे पास बहुत सारा नकारात्मक डेटा आ रहा है, तो कुछ अच्छा डेटा भी है। मैंने उस पर कुछ दिन पहले एक वीडियो किया था, लेकिन हमें अच्छे के साथ बुरा भी लेना होगा। और बात यह है, मैं ये वीडियो में हमेशा कहता हूं, आपको मुख्यधारा के मीडिया से सारी अच्छी चीजें मिलेंगी। खैर, शायद अब नहीं जब से ट्रंप ऑफिस में है, लेकिन आमतौर पर आपको मुख्यधारा के मीडिया से एक बहुत ही उज्जवल दृष्टिकोण मिलेगा। वे बांध में दरारों की ओर इशारा नहीं करेंगे। तो अगर आप सिर्फ मुख्य धारा के मीडिया को सुनते हैं तो आप सोचेंगे कि सब कुछ ठीक है। आप कब्रिस्तान के पास सीटी बजाते हुए जा सकते हैं संभवतः। तो मैं जो करने की कोशिश करता हूं वो ये है कि मैं इशारा करता हूं, अरे वहां एक दरार है, यहां एक दरार है, यहां एक दरार है। और आपको इन अन्य दरारों को देखने के लिए मौद्रिक प्रणाली को समझने की आवश्यकता है। और फिर अगर आप अभी भी इस विश्लेषण या निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि संभावनाएं अधिक हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका मंदी से बचने वाला है, या हमारे पास कोई लैंडिंग नहीं है, सॉफ्ट लैंडिंग है, तो ये ठीक है। ये ठीक है। हर किसी को अपनी राय रखने का अधिकार है। लेकिन जब तक आप बांध में दरारों पर विचार कर रहे हैं, देखिए ज्यादातर लोग कभी इस पर विचार नहीं करते। वे केवल यही सोचते हैं कि बांध अभी तक नहीं टूटा है। ठीक है, यह तथ्य कि बांध अभी तक नहीं टूटा है जरूरी नहीं कि हमें सभी आवश्यक इनपुट्स और द एक गहन विश्लेषण करने के लिए शायद पहले से ही जानने वालों को बता रहा हूं। लेकिन यह फेडेक्स की एकमात्र कहानी नहीं है। आइए इसे देखें। फेडेक्स ने अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता और खराब मौसम के कारण पूरे वर्ष के परिणामों के पूर्वानुमान में कटौती की। खराब मौसम। अब चलिए, क्या हम कृपया इस खराब मौसम से आगे बढ़ सकते हैं? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उन्होंने इसे कैलिफोर्निया की आग पर दोष नहीं दिया। जिस चीज पर वे इसका दोष लगाते हैं वह बस क्लासिक है। फेडेक्स ने गुरुवार को अपने पूरे साल के लाभ राजस्व पूर्वानुमान को कम कर दिया क्योंकि पार्सल डिलीवरी फर्म जिद्दी रूप से कमजोर मांग और अमेरिका में अनिश्चितता से जूझ रही है। औद्योगिक अर्थव्यवस्था के रूप में, ठीक है, चलिए इसे ट्रंप पर दोष देते हैं। अब क्या इस अनिश्चितता का ट्रंप से बहुत लेना देना है? हाँ, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। लेकिन हम आर्थिक कमजोरी का सारा दोष केवल अनिश्चितता पर नहीं डाल सकते। वैसे हमें कब से पता है कि डोनाल्ड ट्रंप कार्यालय में होंगे? अगर मेरी याददाश्त सही है तो हमें यह तब से पता है, नवंबर 2024 से। और तब डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ के बारे में क्या कह रहे थे? क्या वह कह रहे थे कि यह एक बुरा विचार है? क्या वह कह रहे थे कि वह किसी भी हालत में उन्हें लागू नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं। वह इसके विपरीत कह रहे थे। वह अब जो कुछ भी कर रहे हैं वह मूल रूप से वही है जो उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान करने की बात कही थी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। वास्तव में वह शायद चुनाव प्रचार के दौरान कही गई बातों से कम ही कर रहे हैं। इसलिए यह किसी के लिए भी आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं। तो तथ्य यह है कि हम या वे सब कुछ टैरिफ की अनिश्चितता पर दोष दे रहे हैं। मेरा मतलब है, हमने 6 महीने से यह जाना है भगवान के लिए कि यह संभवतः ऐसा ही होगा। और फिर हमने नवंबर से यह जाना है कि ट्रंप का चुनाव हुआ, वह व्हाइट हाउस में होंगे और यह संभवतः वही है जो हम देखने वाले थे। अब क्या हमने उनके द्वारा अपनाए गए अनियमित दृष्टिकोण को जाना था? नहीं। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप है भगवान के लिए। मेरा मतलब है, आप क्या सोचते हैं कि वह क्या करने वाले हैं? सही, आप सोचते हैं कि वह कोई 100 साल की योजना बनाएंगे और उस पर टिके रहेंगे?
नहीं, वह चीन की दुकान में एक सांड की तरह होंगे। हम सब ये जानते हैं। तो वे कहते हैं, यह है फेडेक्स। हमारी संशोधित आय दृष्टिकोण निरंतर कमजोरी और अनिश्चितता को दर्शाता है। हे भगवान, वे अनिश्चितता का कितना उपयोग करते हैं। उन्हें किसी और शब्द को देखना चाहिए। लेकिन मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूं कि अनिश्चितता से बेहतर शब्द क्या होगा। ओह, जो हमारी व्यवसाय सेवाओं की मांग को सीमित कर रहा है। अब स्पष्ट रहें, बहुत कुछ है। वहां बहुत सारे व्यवसाय हैं निश्चित रूप से जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि अगले हफ्ते या उसके बाद इनपुट लागतें क्या होंगी। लेकिन आप जो आर्थिक कमजोरी देख रहे हैं, उसके लिए आप केवल उसी को दोष नहीं दे सकते। आपको बाहर देखना होगा और कहना होगा, ठीक है, यह है, और कई अन्य चीजें भी हैं। तो फेडेक्स के शेयर गिरे 5.3%। दोनों कंपनियां लागत में कटौती कर रही हैं क्योंकि कम लाभदायक ई कॉमर्स डिलीवरी की मांग टिमू और शीन जैसी कंपनियों से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र में शामिल है। ठीक है, हमें यह मिल गया। फेडेक्स ने अपने पूरे साल के पूर्वानुमान को कम कर दिया। ठीक है, हमें यह मिल गया। सीईओ ने कहा, यह बहुत चुनौतीपूर्ण है। ऑन ऑपरेटिंग या कंपनी एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण ऑन ऑपरेटिंग वातावरण का सामना कर रही थी, जिसमें एक संकुचित पीक सीजन और गंभीर मौसम की घटनाएं शामिल थीं। जब भी वे मौसम कहते हैं तो बस इसे छोड़ दें। मेरा मतलब है, एक और बात, यह आपके पूर्वानुमान को कैसे प्रभावित करता है। जैसे, क्या आप यह पूर्वानुमान लगा रहे हैं कि हमारे पास नकारात्मक मौसम की घटनाएं होंगी? और मैं समझता हूं वे इसे पिछले तिमाही में खराब प्रदर्शन के लिए बहाने के रूप में उपयोग कर रहे हैं। और फिर आगे बढ़ते हुए, आप जानते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि आगे बढ़ते हुए हमेशा कुछ ना कुछ होगा। आप इसे किसी और चीज पर दोष देंगे। यह अजीब है कि ये कंपनियां, हालांकि वे कमजोर मांग का उल्लेख करेंगी, वे उपभोक्ता का उल्लेख करेंगी। सभी चीजें जो हम इस चैनल पर बात करते हैं, लेकिन वे हमेशा इसके चारों ओर नाचने की कोशिश करते हैं और कुछ अन्य बेवकूफाना बहाना लेकर आते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि दुर्भाग्यवश फेडेक्स एकमात्र कंपनी नहीं है जो यह कह रही है। मेरा मतलब है, हम वॉलमार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, हम स्टारबक्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम वोडाफोन के बारे में बात कर रहे हैं। इन विशाल मेगा कॉरपोरेशनों में से कई का प्रबंधन किया गया है। लेकिन चलिए एक्सेंचर को देखते हैं, जो निश्चित रूप से उन्हें डोज पर दोष देना होगा। और यह सिर्फ एक्सेंचर ही नहीं है, यह नाइकी भी है, जो शायद अधिक उपभोक्ता संचालित है। और मजेदार बात यह है कि वे नाइकी की चीजों का दोष डोज पर डाल रहे हैं। यह ऐसा है, हाँ, कितने लोग थे जिन्हें नौकरी से निकाला गया? मुझे लगता है कि नाइकी यूएसआईडी का आधिकारिक जूता था। मुझे यह नहीं पता था, मैं मजाक कर रहा हूं। तो एक्सेंचर डोनाल्ड की पहली कॉर्पोरेट हानि है, क्योंकि शेयर गिर रहे हैं। यह चेतावनी देते हुए कि अनुबंधों में कटौती की जाएगी। और मुझे सीएनबीसी का यहां लिया गया दृष्टिकोण पसंद है। वे सरकार को अधिक कुशल बनाने और इन सभी महंगे परामर्श फर्मों की आवश्यकता न होने की बात कर रहे हैं, लेकिन वे इसे इस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं जैसे कि यह एक बुरी बात हो, क्योंकि कोई भी सरकारी खर्च स्पष्ट रूप से आम जनता के लिए लाभकारी होगा, और इसलिए खर्च में कोई भी कटौती नकारात्मक प्रभाव डालेगी। यह वास्तविकता का एक विकृत दृष्टिकोण है। मेरा मतलब है, देखो, आप किसी तीसरी कक्षा के छात्र से पूछें कि सरकार कितनी कुशल है, और वे कहेंगे कि बहुत कुशल नहीं है। है ना? ये रॉकेट विज्ञान नहीं है, और ये ना तो बाएं है और ना ही दाएं। जैसे कोई भी जिसने डीएमवी के साथ कोई अनुभव किया हो, वह बैठकर आपको बता सकता है कि सरकार अत्यधिक अक्षम है। तो क्यों 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 हम इसे घुमाने की कोशिश में इतने जुनूनी हैं? जैसे कि, हालांकि, जैसे ऊ जैसे कि सरकार को सुव्यवस्थित करना या अधिक कुशल बनाना कोई बुरी बात है। ये सब राजनीतिक है, सभी राजनीतिक। अगर जो बाइडेन या कमला हैरिस ये करने की कोशिश कर रहे होते, तो सीएनबीसी हॉर्न के लोग इसे हमारे समय की सबसे महाकाव्य, सबसे अद्भुत राजनीतिक क्रांति के रूप में सराह रहे होते। तो एक्सेंचर के शेयर लगभग 7.3% गिर गए जब परामर्श फर्म ने कहा कि संघीय खर्च को सख्त करने के प्रयासों का असर उसके राजस्व पर पड़ने लगा है। अच्छा, अच्छा, मुझे उम्मीद है कि इसका असर आपके राजस्व पर पड़ेगा। मेरा मतलब है, यही तो हम चाहते हैं भगवान के लिए। यह भाई भतीजावाद है, यह निगमवाद है, यह पूंजीवाद नहीं है।
और इसी तरह आपके कर के पैसे पूरी तरह से बर्बाद हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वे बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि अगर वे बस शौचालय में बहा दिए जाते तो वह एक बात होती, लेकिन दुर्भाग्य से उनका उपयोग इस तरह से किया जा रहा है जो सिर्फ एक नकारात्मक, ये एक दोहरा नकारात्मक है। क्योंकि अगर यह बस शौचालय में बहा दिया जाता तो यह एक नकारात्मक होता, लेकिन दुर्भाग्य से यह शौचालय में बहा दिया जाता है और एक ऐसी संस्था के पास जाता है जो और भी अधिक संसाधनों को बर्बाद कर रही है और भी अधिक पूंजी का गलत आवंटन कर रही है। मेरा मतलब है, ये एक घातीय प्रभाव की तरह है। जैसा कि आप जानते हैं, नई प्रशासन का स्पष्ट लक्ष्य है कि सरकार को अधिक कुशलता से चलाया जाए। बहुत अच्छा, हमें इसके खिलाफ क्यों होना चाहिए? एक्सेंचर की सीईओ जूली स्पेलमैन एक आय कॉल पर कहा। इस प्रक्रिया के दौरान कई नई खरीदारी कार्रवाइयों को धीमा कर दिया गया है, जो हमारे बिक्री और हमारे राजस्व को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। और वैसे अगर आप एक ऐसी कंपनी हैं जिसने वास्तव में अपनी सारी उम्मीदें सरकारी टोकरी में रखी हैं, मेरा मतलब है, मुझे आपके लिए कोई सहानुभूति नहीं है। कष्ट सहना या व्यवसाय से बाहर जाना, इससे देखो, फेडेक्स हमारे वैश्विक राजस्व का लगभग 8% और हमारे अमेरिका के राजस्व का 16% प्रतिनिधित्व करता है। 16 टैक्स पेयर या एक्सेंचर से आ रहा है। क्या वे सरकार को संभवतः क्या प्रदान कर सकते हैं? वे एक परामर्श फर्म है। मेरा मतलब है, देखो, यहां यहां ये यहां धोखा है। मेरे विचार में जो हो रहा है वह सिर्फ राजनेताओं को पैसा पहुंचाने का एक तरीका है। तो राजनेता एक्सेंचर के लिए काम करेंगे, पूर्व राजनेता एक्सेंचर के लिए एक परामर्श के रूप में काम करेंगे, और फिर वह कर सकता है, या शायद आप उनके किसी एक इकाई के माध्यम से, आप जानते हैं, एक्सेंचर उन्हें भुगतान करेगा और फिर वह इकाई राजनेता को भुगतान करेगी। और यह सब एक चाल है। यह मूल रूप से पैसे को सफेद करने का एक तरीका है। यह राजनेताओं को रिश्वत देने का एक तरीका है। यह केंद्रीय योजनाकारों और अधिनायकों को रिश्वत देने का एक तरीका है। और ये कैसे नैन्सी पेलोसी $250,000 की शुद्ध संपत्ति से 100 मिलियन तक जा सकती हैं? उन्होंने ये 250,000 वार्षिक वेतन पर कैसे किया? और मैं बस इन संख्याओं को उदाहरण के लिए बना रहा हूं। ये इसलिए है क्योंकि ये सारा पैसा इन बड़ी कंपनियों के माध्यम से चलाया जा रहा है, और फिर उस इकाई के माध्यम से, उस इकाई के माध्यम से, इस इकाई के माध्यम से, इस इकाई के माध्यम से, और किसी तरह नैन्सी पेलोसी की जेब में पहुंच जाता है। यही कारण है कि वे भर्ती कर रहे हैं। अन्यथा आप मुझे बताएं, सरकार को एक्सेंचर को क्यों नियुक्त करने की आवश्यकता होगी? फिर से, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो एक्सेंचर एक परामर्श कंपनी है जो कंपनियों के लिए काम करती है। वे सरकार को किस परामर्श दे रहे हैं कि कैसे अधिक कुशल बने? खैर, वे हमेशा इस पर बुरी तरह से असफल रहे हैं। मेरा मतलब है, क्या आप मुझे बता रहे हैं, और मैं यहां सरकार से पूछ रहा हूं, क्या आप मुझे बता रहे हैं कि आप एक्सेंचर के बिना और भी कम कुशल होंगे? मेरा मतलब है, मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि आप पहले से ही मानव इतिहास में सबसे अक्षम इकाई हैं, और अगर मैं एक्सेंचर होता तो मैं भी इस पर गर्व नहीं करता। मेरा मतलब है, क्या आप वास्तव में इसे एक प्रशंसा के रूप में उपयोग कर सकते हैं? मेरा मतलब है, इस पर विचार करें। एक्सेंचर कह रहा है, अरे, हम परामर्श में इतने अच्छे हैं कि हमने संघीय सरकार को उतना ही कुशल बना दिया जितना वे हैं। मेरा मतलब है, मैं इसे छुपाने की कोशिश करता। अब चलिए नाइकी की ओर चलते हैं, जो स्पष्ट रूप से अधिक उपभोक्ता उन्मुख है। यहाँ नाइकी को उम्मीद है कि मौजूदा तिमाहियों में बिक्री में गिरावट आएगी, क्योंकि यह टैरिफ का सामना कर रहा है। उपभोक्ता विश्वास में कमी आ रही है। ओह, मैंने पहले एक लेख पढ़ा था कि वे वास्तव में इसका दोष डोज पर भी डाल रहे थे, लेकिन यह अधिक समझ में आता है। तो टैरिफ, हाँ, मैं इसे समझता हूं, क्योंकि नाइकी के जूतों की लागत बढ़ जाएगी। मेरा मतलब है, जो जितना भी ट्रंप चीन पर आयात शुल्क लगाते हैं, या जहां भी ये चीजें बनती हैं, वियतनाम, शायद जहां भी ये बनती हैं, तो इससे उन नाइकी के जूतों की कीमत बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है कि उनके पास इन जूतों के लिए बहुत बड़े मार्जिन हैं, इसलिए आपके पास उच्च कीमत है। आपकी आय उसी स्तर पर नहीं बढ़ रही है, और इसलिए मांग में कमी आएगी। और यह तब है जब हमारी अर्थव्यवस्था के सभी पहलू समान हो। माफ कीजिए, अगर उपभोक्ता विश्वास में कमी आ रही है, अगर बेरोजगारी दर बढ़ रही है, तो यह समस्या को और बढ़ा देगा। नाइकी यहां मुख्य चर्चा बिंदु है। नाइकी को उम्मीद है कि उसके वित्तीय चौथे तिमाही में बिक्री में गिरावट होगी, जो मई में समाप्त होने वाली है, और यह मध्य किशोरावस्था की सीमा के निचले सिरे पर होगी, जो विश्लेषकों की अपेक्षा से कहीं अधिक खराब है। कंपनी ने कहा कि उसका मार्गदर्शन चल रहे पर आधारित है। और वैसे ये
चौथी तिमाही मई में समाप्त होती है। ठीक है? तो हाँ, ठीक है। मुझे लगता है कि ये टैरिफ की समय सीमा के साथ मेल खाता है। कंपनी ने कहा कि उसका मार्गदर्शन चल रहे पुनर्गठन प्रयासों, टैरिफ और घटती उपभोक्ता विश्वास पर आधारित है। स्नीकर्स की दिग्गज कंपनी की मुख्य छुट्टी तिमाही के दौरान बिक्री में 9% की गिरावट आई। वाह! चीन में कमजोरी के कारण विश्लेषक वित्त प्रमुख मैट फ्रेंड के साथ एक कॉन्फ्रेंस कॉल पर कहा कि नाइकी को उम्मीद है कि उसकी बिक्री में गिरावट, ठीक है, हमने इसके बारे में बात की और हाँ, और इसे उम्मीद है कि यह प्रक्रिया वित्तीय 2026 तक जारी रहेगी। हमें विश्वास है कि हमारी चौथी तिमाही हमारे कार्यों के बड़े प्रभाव को दर्शाएगी और राजस्व और सकल मार्जिन पर प्रतिकूल प्रभाव यहां से कम होना शुरू हो जाएगा। वे क्या कहने वाले हैं? हम कई बाहरी कारकों के माध्यम से भी नेविगेट कर रहे हैं जो संचालन में अनिश्चितता लाते हैं, जिसमें भू राजनीतिक गतिशीलता, नए टैरिफ, स्पष्ट रूप से अनिश्चितता शामिल है। क्या है चर्चा का विषय? ये बिल्कुल क्रिप्टो की तरह है। आप जानते हैं, जब यह 2021 में गर्म था और अब स्पष्ट रूप से, लेकिन विशेष रूप से 2021 में। या वे सिर्फ क्रिप्टो नहीं है बल्कि आईसीओ भी हैं। याद है, सब कुछ टोकनाइज किया गया था और आप जानते हैं हमारे पास एक नया टोकन है, हमारे पास एक नया वो आईसीओ है, या हमारे पास एक नया सिक्का है, हमारे पास एक नाइकी सिक्का है जो हम ला रहे हैं। आप जानते हैं, इनमें से हर एक वह चर्चा का विषय था जिसे आपको अपनी आय कॉल में शामिल करना होता था। और फिर यह आप जानते हैं, मौसम, या फिर यह टैरिफ्स, फिर यह अनिश्चितता। ये हमेशा कुछ चर्चा का विषय होता है जिसे वे हमेशा उपयोग करते हैं। ये लगभग ऐसा है जैसे उन्हें एक स्क्रिप्ट दी गई हो। तो वो प्रतिस्पर्धा के बारे में बात कर रहा है, ये थोड़ा अधिक आक्रामक है। ठीक है, हमें ये मिल गया। यहाँ वास्तव में मैक्रो चीजों की तलाश कर रहे हैं। देखें, यहाँ वे डोनाल्ड ट्रंप के चीन पर 20% टैरिफ लागू करने की बात कर रहे हैं और फिर वे बात करते हैं खुदरा। जनवरी और फरवरी दोनों में बिक्री उम्मीद से कमजोर थी। ठीक है, खैर मुझे नहीं लगता कि टैरिफ्स ने वास्तव में जनवरी और फरवरी में जो हो रहा था उस पर प्रभाव डाला। और अगर कुछ भी हो तो आप मानेंगे कि इससे बिक्री बढ़ी होगी क्योंकि लोग टैरिफ्स से पहले खरीदारी करने की कोशिश कर रहे थे और स्टॉक कर लें इससे पहले कि कीमतें बढ़े। ओह, ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं हमेशा बात करता हूं दोस्तों। याद रखें, मैं कहता हूं कि आप पीटर को लूटते हैं ताकि पॉल को भुगतान कर सकें। और यही कारण है कि अगर आप वस्तुओं की एक टोकरी को देखें तो यह जरूरी नहीं कि बढ़े, भले ही टोकरी के एक या कुछ घटक अत्यधिक बढ़ रहे हों, क्योंकि आप उन चीजों से विवेकाधीन आय ले रहे हैं जिन्हें आप खरीदते, उन चीजों को हाँ खरीदने के लिए जिन्हें आपको बिल्कुल खरीदना ही है। तो फिर यह है, मैं वास्तव में, आप जानते हैं, मैं इसके बारे में हमेशा बात करता हूं, लेकिन यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम सिर्फ तेल के बढ़ने के बारे में सोचते हैं, उदाहरण के लिए, या टैरिफ्स के बारे में, तो हम बस सोचते हैं, ओह मेरे भगवान, इससे महंगाई होनी ही चाहिए। क्योंकि हम सिर्फ उन वस्तुओं को देख रहे हैं और पूरी तरह से इस तथ्य को नजरअंदाज कर रहे हैं कि आय नहीं बढ़ी है। और अगर आय नहीं बढ़ती है तो उन्हें वह पैसा कहीं और से लेना होगा और उन कीमतों के कम होने की संभावना है। कर्मचारी नियुक्त करने होंगे, मांग कम हो जाती है, आर्थिक संकुचन होता है। इसके अलावा जब उपभोक्ता खर्च में कटौती करने में आत्मविश्वास नहीं रखते तो नए कपड़े और जूते, विवेकाधीन वस्तुएं, उन पहली चीजों में से होती हैं जिन्हें वे आवश्यकताओं के पक्ष में छोड़ देते हैं। पिछले कुछ वर्षों में कुल मिलाकर स्नीकर्स और परिधान बाजार धीमे रहे हैं क्योंकि उपभोक्ताओं ने कपड़े और जूतों पर खर्च कम कर दिया है। लेकिन हाल ही तक मजबूत कंपनियां अभी भी अच्छा प्रदर्शन कर रही थीं, कमजोर प्रतिस्पर्धियों से बाजार हिस्सेदारी ले रही थीं। इस चक्र में आप जो सामान्य चीजें देखते हैं, अरे दोस्तों, मैं वीडियो से एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहता था ताकि मैं आपके साथ एक नई निवेश रणनीति साझा कर सकूं जिसका मैं उपयोग कर रहा हूं। मेरे पोर्टफोलियो की नींव भौतिक सोना है। समस्या, आपके पास हमेशा नकारात्मक कैरी होता है क्योंकि भंडारण शुल्क देना पड़ता है। चांदी के साथ भी वही बात है। लेकिन मैंने एक तरीका खोज लिया है जिससे आप भौतिक सोना और चांदी रखने के लिए भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। यहां सबसे अच्छी बात है, आपको सिर्फ फिएट मुद्रा में ब्याज दर नहीं मिलती, आपको अधिक कीमती धातुओं में ब्याज दर मिलती है। अब मुझे पता है कि आप में से कई कह रहे हैं, ओह जॉर्ज, ये सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है। और यही मैंने सोचा था जब मैंने पहली बार इसके बारे में सुना। यहाँ पृष्ठभूमि है, मुझे बहुत सारे व्यवसाय मिलते हैं जो मेरे पास आते हैं और कहते हैं, जॉर्ज, हम आपके वीडियो को प्रायोजित करना चाहते हैं। आमतौर पर मैं उन्हें मना कर देता हूं क्योंकि यह वास्तव में उपयुक्त नहीं होता। लेकिन एक दिन मेरे पास एक कंपनी आई जिसका नाम था मॉनेटरी मेटल्स, और जब वे मुझे अपने व्यापार मॉडल के बारे में बता रहे थे तो मैंने सोचा, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। वास्तव में ये इतना अच्छा लगा कि मैंने खुद के लिए एक खाता खोल लिया।
और ये बहुत ही अच्छे से चल रहा है। तो मैंने कहा हाँ, कुछ वीडियो प्रायोजित करें क्योंकि यह एक सेवा है जो मुझे लगता है कि मेरे दर्शकों के लिए अत्यधिक लाभकारी होगी। तो ये कैसे काम करता है यहाँ बताया गया है। आप उनके साथ एक खाता खोल सकते हैं और इसे अपने मौजूदा कीमती धातुओं से फंड कर सकते हैं या आप उनसे सीधे खरीद सकते हैं, आमतौर पर स्पॉट से थोड़ा कम 8% पर। और अभी जब हम प्लेटफॉर्म पर बात कर रहे हैं तो लगभग 4% ब्याज प्राप्त करने के अवसर हैं। तो फिर से ये फिएट मुद्रा में नहीं है, वे आपको अतिरिक्त कीमती धातुओं में भुगतान कर रहे हैं। तो अगर आप उनके पास 100 ऑन्स सोना जमा करते हैं तो साल के अंत में आपके पास 104 ऑन्स सोना होगा। तो उन हजारों निवेशकों में शामिल होने के लिए, जिनमें मैं भी शामिल हूं, जो भौतिक सोना और चांदी रखने के लिए भुगतान प्राप्त कर रहे हैं, आप monetarymetals.com पर जा सकते हैं /gammon। ये monetarymetals.com है /gammon।